सूर्यनगर गांव उत्तर भारत के एक छोटे से इलाके में बसा हुआ था। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी, लेकिन किसानों की किस्मत हमेशा मौसम के भरोसे रहती थी। गांव की गलियां संकरी थी, जहां मिट्टी के घरों की दीवारें दरारों से भरी हुई थी और हर घर की छत पर सूखे घास के ढेर पड़े रहते थे। सर्दियों का मौसम यहाँ खासा कठोर होता था। हवा में ठंडी सहरन, कोहरे की चादर और रातों में हड्डियां कम कपाने वाली सर्दी। इसी गांव में रहता था धर्मपाल, एक मेहंदी किसान जिसकी उम्र करीब 40 साल की थी। उसका चेहरा सूरज की तेज धूप और कड़ी मेहनत से झुलसा हुआ था, लेकिन आंखों में एक ईमानदार चमक हमेशा बनी रहती थी। धर्मपाल की पत्नी कुसुम थी, जो घर संभालती थी और 2 बच्चों की माँ थी। उनका बड़ा बेटा नीरज 12 साल का स्कूल जाता था और घर के कामों में हाथ बटाता था। छोटी बेटी सावित्री 10 साल की खेल कूद में मगन रहती थी, लेकिन ठंड के दिनों में अक्सर बीमार पड़ जाती थी। परिवार की जिंदगी साधारण थी, खेती से मिलने वाली फसल पर निर्भर। लेकिन पिछले कुछ सालों से सूखे और बाढ़ ने उनकी कमर तोड़ दी थी। एक शख्स सुबह जब कोहरा गांव को अपनी गोद में समेटे हुए था, धर्मपाल अपने छोटे से घर में बैठा था। हवा में ठंड की सहरन थी और उसके हाथ में थी चाय की प्याली। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे धर्मपाल सुनो, मैं आया हूँ अपने पैसे लेने। प्रकाश दास ने कड़क आवाज में कहा। उनकी आवाज में वो अधिकार था जो अमीरों की होती है। धर्मपाल रसोई में गया और कुसुम से बोला, सुनो साहब आए हैं, जो पैसे जमा किए थे वो लाओ, देना पड़ेगा। कुसुम रसोई में काम कर रही थी। उसने सिर उठाकर देखा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। थोड़े से ही तो पैसे हैं धर्मपाल, अगर ये भी दे दिए तो कंबल कहाँ से लाएंगे? माघ की सर्दी शुरू हो गई है, खेतों में रात कैसे कटेगी बिना कंबल के? नीरज और सावित्री को भी ठंड लग रही है। तुम साहब से कह दो, फसल कटने पर बाकी पैसे दे देंगे। धर्मपाल बाहर चला गया, लेकिन उसका मन बेचैन था। वो सोचने लगा, सर्दी सिर पर है, बिना कंबल के रातें नहीं कटेंगी, लेकिन साहब बिना पैसे लिए तो जाएंगे नहीं। अगर नाराज हो गए तो और ब्याज लगा देंगे। वो वापस अंदर आया और बोला, कुसुम पैसे लाओ, दे देते हैं। साहब मानेंगे नहीं, किसी तरह पीछा छुड़ाए, फिर कंबल का जुगाड़ करेंगे। जुगाड़? कौन सा जुगाड़? दूसरा इंतजाम क्या है? साहब का कर्ज तो कभी खत्म होता ही नहीं, हर महीने आ जाते हैं और ब्याज बढ़ाते जाते हैं। मैं कहती हूँ तुम ये खेती छोड़ क्यों नहीं देते? दिन रात मर मर के काम करो, फसल हो तो सारा कर्ज में चला जाए। ऐसी खेती से क्या फायदा? मजदूरी कर लो, कम से कम शाम को 2 रोटी तो मिलेगी बिना चिंता के। धर्मपाल का दिल बैठ गया। वह जानता था कि कुसुम की बात में दम है। पिछले साल भी फसल अच्छी हुई थी, लेकिन सारा पैसा कर्ज में चला गया। नीरज और सावित्री को नए कपड़े तक नहीं दिला पाए थे। लेकिन क्या करता, गांव में मजदूरी भी कम थी और खेती ही उनका पुश्तैनी काम था। अरे धर्मपाल जल्दी कर, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। कर्ज चुकाएगा कि नहीं, या फिर मैं गांव के सरपंच से कहूं कि तेरा खेत गिरवी रखा जाए? देखा साहब, मानेंगे नहीं। लाओ पैसे, कंबल का कोई और इंतजाम कर लेंगे, शायद पड़ोसी से उधार ले ले। हाँ ठीक है, उसने नाराजगी भरे स्वर में कहा और एक पुराने संदूक से पैसे निकालकर धर्मपाल को थमा दिए। यह पैसे जो उन्होंने कंबल के लिए बचाए थे, सावित्री की दवा के पैसे काटकर, नीरज की किताबें ना खरीदकर। ना जाने यह साहब से कब पीछा छूटेगा। तुम अपनी खेती छोड़ दो, मजदूरी में कम से कम 2 रोटी तो मिलेगी। इस कर्ज की गुलामी से तो मुक्ति मिले। अच्छी खेती है, मेहनत करके लाओ, वह भी सब कर्ज में झोंक दो। धर्मपाल ने पैसे लिए और बाहर चला गया। साहब जी ये लीजिए, अभी मेरे पास बस इतने ही है। यह क्या धर्मपाल, ये तो आधे भी नहीं है, मुझे पूरे पैसे चाहिए। क्या सोचा है, मैं मुफ्त में कर्ज देता हूं? साहब जी फसल कटने के बाद बाकी दे दूंगा, अभी मेरे पास यही है। ठीक है, फसल कटने के बाद आऊंगा और तब मुझे पूरे पैसे चाहिए, वरना तेरा भला नहीं होगा, समझा? इतना कहकर प्रकाश दास वहां से चले गए।
कभी तो यह कर्ज खत्म होगा, लेकिन ठंड के इस मौसम में परिवार को कैसे बचाऊं? धर्मपाल का परिवार गरीब था। खेती ही उनका एकमात्र सहारा थी। उसने खेती के लिए प्रकाश दास से कर्ज लिया था, लेकिन साहब ने इतना भारी ब्याज लगाया कि कर्ज की रकम 4 गुना हो गई थी। इसे चुकाने में धर्मपाल की कमर टूट रही थी। गांव में और भी कई किसान प्रकाश दास के कर्ज के जाल में फंसे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता था। सरपंच भी साहब से डरता था। कभी तो यह कर्ज खत्म होगा, लेकिन ठंड के इस मौसम में परिवार को कैसे बचाऊं? जैसे जैसे दिन गुजरते गए, सूर्यनगर में ठंड का कहर बढ़ता जा रहा था। माघ की सर्दी ने गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। सुबह सुबह कोहरा इतना घना होता कि सूरज की पहली किरण भी मुश्किल से दिखती। लोग घरों में दुबके रहते और खेतों में काम करना दुभर हो गया। धर्मपाल रोज सुबह उठकर खेत जाता, लेकिन ठंड से उसके हाथ सुन्न हो जाते। नीरज और सावित्री को स्कूल भेजना भी मुश्किल हो रहा था। माँ, ठंड लगती है, स्कूल मत भेजो आज। ठीक है बेटी, आज तुम घर पर ही रहो। वैसे भी आज बहुत ठंड पड़ रही है। इसी गांव में एक बुजुर्ग विधवा रामबाई रहती थी। वो अकेली थी, कोई संतान नहीं थी, कोई सहारा नहीं। रामबाई की उम्र 70 के करीब थी, लेकिन ठंड में उसका शरीर और भी कमजोर हो जाता था। उसके पति की मौत कई साल पहले हो गई थी और बेटा शहर चला गया, कभी लौटा ही नहीं। रामबाई गांव में घूम घूम कर लकड़ी और गोबर इकट्ठा करती और उससे उपले बनाकर बेचती थी। उसी से उसका गुजारा चलता था। उसके घर के नाम पर एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां दीवारें मिट्टी की थी और छत पर घास पड़ी थी। झोपड़ी के अंदर एक पुरानी चारपाई, कुछ बर्तन और एक छोटा चूल्हा, बस यही उसकी दुनिया थी। एक दिन रामबाई सुबह उठी। ठंड से उसके जोड़ दर्द कर रहे थे। हाय राम, आज तो ठंड हड्डियां जमा रही है। इतनी सर्दी में काम कैसे करूं? लेकिन ना करूं तो भूखी मर जाऊंगी। वह कांपते हाथों से अपनी पुरानी साड़ी लपेटी और गांव की ओर निकल पड़ी। रास्ते में हवा की ठंडी लहरें उसके शरीर को चीरती जा रही थीं। गांव पहुंचकर वह आवाज लगाने लगी, उपले ले लो, मेरे बनाए उपले, एक में पूरा खाना बन जाएगा। ले लो रे उपले, ले लो। लेकिन ठंड इतनी थी कि लोग घरों से निकल ही नहीं रहे थे। रामबाई निराश होकर सोचने लगी, आज तो कोई खरीदने नहीं आया। ठंड भी बहुत है, लगता है खाली हाथ लौटना पड़ेगा। लेकिन घर में तो खाने को कुछ भी नहीं। उपले बिके तो कुछ पैसे आए, वरना खाना कहाँ से आए। पिछले हफ्ते भी 2 दिन भूखी रही हूँ। वह एक घर के बाहर रुकी और फिर आवाज लगाई। तभी एक युवक ने पुकारा, अरे अम्मा, जरा रुक, मुझे भी कुछ उपले दे दो। हाँ बेटा, ले ले, बाहर बहुत ठंड है। जल्दी बता कितने चाहिए। अम्मा, पैसे तो अभी नहीं है, कल दे दूंगा, घर में छुट्टे नहीं है। कुछ भी दे दो, भले ही थोड़ा सा आटा या चावल। ठीक है, मेरे पास ये थोड़ा सा गेहूं है, इसे रख लो। युवक ने कहा और गेहूं का छोटा सा थैला थमा दिया। रामबाई ने गेहूं लिया और घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में ठंडी हवाएं और तेज हो गईं। हाय राम, ये सर्दी तो जान ले लेगी। बस किसी तरह घर पहुंच जाऊं तो रजाई ओढ़कर चूल्हे के पास बैठूंगी। बुढ़ापे में ये ठंड अब सहन नहीं होती। वह कांपते कदमों से आगे बढ़ी। रामबाई किसी तरह घर पहुंची। झोपड़ी का दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा अंदर घुस आई। वह चूल्हे के पास बैठ गई। राम जी, थोड़ी राहत तो मिली। आज तो ऐसा लग रहा था कि प्राण ही निकल जाएंगे। अब ये गेहूं पीसकर रोटी बनाऊंगी, लेकिन हाथ काम नहीं करते। चूल्हा जलाने लगी, लेकिन लकड़ियां गीली थी। धुआं उठा, आंखें जलने लगी। फिर भी उसने रोटी बनाई और खाई। रात में वह चारपाई पर लेटी, लेकिन नींद नहीं आई। ठंड उसके शरीर में सुइयों की तरह चुभ रही थी। गांव वाले सर्दी से परेशान थे। धर्मपाल के घर में भी हाल बेहाल था।
नीरज और सावित्री ठंड से कांप रहे थे। कुसुम उन्हें पुरानी चादरों में लपेटती, लेकिन क्या फायदा। धर्मपाल खेतों में काम करता, लेकिन ठंड से उसका शरीर अकड़ जाता। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, अचानक आकाश में बादल गिर आए। कड़कड़ाती बिजली चमकी और मूसलधार बारिश शुरू हो गई। हाय राम, इतनी ठंड में यह बारिश अगर यह यूं ही चलती रही तो मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी। इतनी मेहनत से तैयार की थी, बीज बोए, पानी दिया, खाद डाली, अब सब भल में डूब जाएगा। चिंता मत करो, पहली बारिश है, सुबह तक थम जाएगी। राम जी सब ठीक कर देंगे। राम करे ऐसा ही हो। धर्मपाल ने कहा और वो बच्चों के पास बैठ गया। बाबा, बाहर बारिश हो रही है, खेतों में पानी भर जाएगा। कुसुम, कोई कंबल हो तो निकालो। कंबल कहाँ से लाऊं? जो पैसे थे वो तो मालिक ले गए। अब बस एक पुरानी चादर है जो बच्चों को ओढ़ा दी है। घर में अब कोई कंबल नहीं। यह कैसी मुसीबत, इतनी ठंड में एक कंबल तक नहीं। चलो चूल्हा तो जला दो, कुछ गर्माहट तो मिले। कुसुम ने चूल्हा जलाया। पूरा परिवार चूल्हे की गर्मी में बैठकर रात काटने की कोशिश करने लगा, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पूरी रात जागकर काटी। बारिश ने ठंड को और बढ़ा दिया। तापमान गिरता गया। अगले दिन भी बारिश जारी रही। गांव की सड़कें कीचड़ से भर गईं। लोग घरों में कैद हो गए। रामलाल खिड़की से बाहर देखता, लेकिन कुछ नजर नहीं आता था। 3 दिन तक बारिश होती रही। चौथे दिन भी जारी रही। 5वें दिन जब बारिश रुकी तो रामलाल खेत देखने गया। रास्ते में कीचड़ में पैर फिसलते हुए खेत पहुंचा तो दिल बैठ गया। सारी फसल पानी में डूब चुकी थी। गेहूं के पौधे सड़ गए थे, सब्जियां बह गई थीं। हाय दैया, ये क्या हो गया? सारी फसल बर्बाद। अब इस ठंड में हम क्या करेंगे? सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। ठंडी हवा चुभ रही थी और आसमान में बादल लटक रहे थे। चूल्हा जलाया है? ठंड के साथ हवा भी बहुत तेज है। हाँ, जलाया है, पर बच्चों का बुरा हाल है। राधा को बुखार है और गोविंद भी कांप रहा है। सब बर्बाद हो गया कुसुम, फसल का एक दाना नहीं बचा। साहब परसों कर्ज लेने आएंगे, कंबल खरीदने तक के पैसे नहीं है। ये ठंडी रातें कैसे कटेंगी? मैंने कहा था साहब को पैसे मत देना। अब बिना कंबल, बिना अनाज, हम क्या करेंगे? घर की टूटी खिड़की से ठंडी हवा अंदर घुस रही थी। चूल्हे की लकड़ियां भी खत्म होने को थीं। मैं जंगल से लकड़ियां ले आता हूँ। नहीं, आज जंगल मत जाना, ठंड बहुत है। तुम बलराम काका से मदद मांग लो, वो सबकी मदद करते हैं। धर्मपाल धीरे धीरे रास्ते पर निकल पड़ा। तभी अचानक तेज बर्फबारी शुरू हो गई। हवा में सफेद बर्फ नाच रही थी और रास्ता फिसल रहा था। बारिश के बाद अब बर्फ। कांपते हुए वह बलराम काका के घर पहुंचा। काका, कुछ लकड़ियां दे दो, जंगल नहीं जा सकता, चूल्हा ठंडा होने वाला है। ठीक है बेटा, मेरे पास थोड़ी है, ले जा, लेकिन सुबह जंगल से ले आना, मेरे पास भी ज्यादा नहीं बची। उस रात परिवार ने चूल्हे की गर्मी में किसी तरह ठंडी रात गुजारी। बाहर बर्फ गिरती रही और घर की दीवारें पत्थर जैसी ठंडी हो गईं। सुबह होते ही जोर की आवाज आई। धर्मपाल, बाहर आ, मेरे कर्ज के पैसे दे। साहब जी, फसल बर्बाद हो गई, मेरे पास एक पैसा भी नहीं। कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए, मजदूरी करके चुका दूंगा। फिर ही बहाने नहीं चलेंगे। पैसे नहीं दे सकता तो घर और खेत मेरे हुए, अभी घर खाली कर। साहब जी रहम कीजिए, इस ठंड में परिवार को कहाँ ले जाऊं? लेकिन प्रकाश दास बिना दया किए चला गया। धर्मपाल, कुसुम और दोनों बच्चे ठंड में घर से बेदखल हो गए। बर्फ झरती रही। राधा का बुखार बढ़ गया। गोविंद के दांत कड़कड़ाते रहे। रास्ते में उन्हें एक पुरानी कुटिया दिखाई दी। धर्मपाल ने कई बार पुकारा, कोई है, इस गरीब की मदद करो।
कोई जवाब नहीं आया। वे अंदर गए। एक चारपाई, कुछ पुराने कपड़े और एक चूल्हा पड़ा था। उन्होंने चूल्हा जलाया और बच्चों को पास बैठाया। चूल्हा ठंडा हो रहा है, कुछ लकड़ियां ले आओ। धर्मपाल लकड़ियों की तलाश में निकला। थोड़ी दूर गया ही था कि एक बूढ़ी औरत बर्फ में गिरी दिखी। मायाबाई। अम्मा उठो। वह बेहोश थी। धर्मपाल उसे कंधे पर उठाकर कुटिया में ले आया। थोड़ी देर बाद मायाबाई को होश आया। मैं घर जा रही थी, ठंड में चक्कर आ गए। धर्मपाल ने सारी कहानी सुनाई। फसल, कर्ज, बेदखली, ठंड, भूख। जालिम ने बच्चों पर भी तरस न किया। बेटा, अब तुम सब यही रहो, मेरा कोई नहीं। ये कुटिया तुम्हारी भी है। रात को चूल्हे की गर्मी में उन्होंने मायाबाई की कहानियां सुनी। बच्चे पहली बार मुस्कुराए। सुबह हल्की धूप निकली। महीनों बाद लोगों ने राहत की सांस ली। धर्मपाल ने गांव में आवाज लगाई। उपले ले लो, अच्छे उपले। लोगों ने उसकी ईमानदारी और मेहनत देखकर सारे उपले खरीद लिए। उसके हाथ कुछ पैसे आए। उसने दवा, खाना और बच्चों के लिए फल खरीदे। रामाबाई ने स्नेह से कहा, गरीब है पर दिल सोने का है। अचानक दरवाजे पर किसी के कदमों की आवाज आई। बाहर प्रकाश दास खड़ा था, लेकिन आज उसका चेहरा बदला हुआ था। साहब, अब मेरे पास देने लायक कुछ नहीं। मैं लेने नहीं, देने आया हूं। जब तूने ठंड में मायाबाई और मेरे नौकर श्याम की जान बचाई थी, तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने तुझ पर बहुत जुल्म किया। उसने दस्तावेज धर्मपाल के हाथ में थमा दिए। ये तेरे खेत के कागज हैं। अब तू किसी कर्ज में नहीं है, और ये कुछ पैसे नई शुरुआत के लिए। साहब जी, आपने तो मेरा संसार लौटा दिया। नहीं धर्मपाल, तूने मुझे इंसानियत का पाठ पढ़ाया। देखा बेटा, भगवान देर से सुनता है, पर सुनता जरूर है। उस दिन से धर्मपाल, कुसुम, बच्चे और मायाबाई एक ही परिवार की तरह रहने लगे। कुटिया में प्यार, गर्माहट और उम्मीद का उजाला हमेशा जलता रहा।